आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। आ जाइए बच्चों। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए बेटा, शुरू कर दे रहे हैं क्लास को। ओके, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ जाइए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? क्लास की टाइमिंग बेटा थोड़ा सा जो है वो हो रही है। शुरू करते हैं। क्लास की टाइमिंग अभी भी चेंज होगी क्योंकि 5 बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी टाइमिंग मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्लासेस हम कराएंगे, ठीक है। और हमें भी अच्छा लग रहा है जब क्लासेस चलती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक फिक्स समय बताएंगे आप लोगों को। आज डिसाइड, अच्छा अगर नाइट में क्लास रखी जाए तो क्या सही रहेगा? 10 o'clock पे अप्रॉक्सीमेट, रात में 10 बजे अगर लेक्चर लें तो आप लोग सो तो नहीं जाते हैं? बताइए बच्चों। नमस्ते बेटा। अर्ली इन मॉर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल अर्ली इन मॉर्निंग। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, आपकी चैट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वेट वेट वेट, हुआ? जी बच्चों, जी बेटा बताएं सभी लोग। आज से जो क्लासेस होंगी वो जेनेटिक्स की क्लास 10 PM, ठीक है बच्चों? 10 PM डेली 12th NCERT पढ़ाएंगे। बताइए बच्चों, क्या कह रहे हैं आप लोग? सही रहेगा? कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के? सर मॉर्निंग में ले लीजिए। मॉर्निंग में बच्चों हमारी एक क्लास 8 बजे से रहती है 9:30 बजे तक। एक क्लास मॉर्निंग में ये रहती है 8 AM, 8 AM टू 9:30 AM। एक क्लास हमारी ये रहती है। क्लियर? अनु कह रही है कोई दिक्कत नहीं। वर्षा कह रही मॉर्निंग में लीजिए। अब इसके पहले अगर हम, क्योंकि इसके बाद हम आ जाते हैं कोचिंग। कोचिंग आने में हमको लग जाता है बच्चों 11 AM हो जाता है। कोचिंग में हम पहुंचते हैं 1 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाती है। 1 PM टू ऑफलाइन क्लास होती है। ऑफलाइन क्लास हमारी 1 PM टू 2:30 PM, जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों। इसके बाद फिर ऑनलाइन हम आ जाते हैं। ऑनलाइन आप लोगों की क्लास होती है 4 to 5 PM, ये ऑनलाइन हो जाती है। फिर हमारी एक क्लास जो है 7 to 8 होती है, 7 to 8 PM, ये हमारी एक क्लास होती है।
इस आप लोगों के लिए टाइम हम सोच रहे हैं कि यही 10 PM टू 11 होती है। 1/3 हमारी ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाते हैं, 4th ये होती है, और 5th आप लोगों को पढ़ाएंगे जी। क्या कह रहे हैं? 7 AM से कभी कभी नहीं उठ पाएंगे, फिर क्या होगा? वैसे हम 6 बजे उठ जाते हैं ठीक है, 6 बजे हम उठ जाते हैं। तो 5 बैच चल रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। 11 PM बेस्ट रहेगा, तब कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो 10 PM बिल्कुल यही फिक्स करते हैं बच्चों, 10 PM ये फिक्स कर देते हैं। 10 PM से ही क्लास लेंगे और इसी पे पढ़ाएंगे झमाझम। हम लोग रात में पढ़ेंगे एकदम, है कि नहीं? 10 PM टू 11 PM ये क्लास कल से हमारी जेनेटिक्स की होगी। सब लोग आना, सोना जाना। वही बिल्कुल, मज़ा भी आएगा, हम लोग झमाझम पढ़ेंगे। क्यों मंतशा? घम घम पढ़ेंगे, है कि नहीं मंतशा? चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कुछ। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस given by सटन, किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने। क्लियर? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902 1902 में। कितने में दिया था? 1902 में। इन्होंने क्या कहा था पहले समझ लेते हैं मेंडल साहब ने क्या कहा था। मेंडल साहब ने अपने हिसाब से बात कही थी और इन्होंने अपने हिसाब से बात कही थी। मेंडल साहब ने क्या कहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम उन्होंने दिया था फैक्टर। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से बच्चों दूसरी जनरेशन में, कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो उन्होंने कहा था कि वो कौन सी चीज़ थी? फैक्टर। क्या था? फैक्टर। बाद में डिस्कवरी हुई कि वही फैक्टर जो है, जो मेंडल साहब ने कहा था, वही क्या है? जीन है। वही क्या है? जीन है। चलिए, फिर बाद में सटन एंड बोवेरी ने क्या कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है, यानी क्रोमोसोम है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो दोनों की बात सही हो रही है कि नहीं? बताइए, दोनों की बात करते हैं। क्रोमोसोम और जीन में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? क्रोमोसोम जो होता है बच्चों वो होता है बड़ा, और जो जीन होता है वो होता है छोटा। ठीक, और इसी क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं क्या? क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं क्या? जीन। ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, इसी के ऊपर पाए जा रहे हैं क्या? जीन। तो बताओ, जीन जहाँ जाएगा क्रोमोसोम वहीं जाएगा। दोनों ने अपने अपने तरीके से बात कही थी, दोनों की बात सही है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, उन्होंने उसका नाम दिया था फैक्टर। इन्होंने क्या कहा कि क्रोमोसोम जाता है। तो बताओ, क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर क्या हो रहा है यहाँ पे? पैरेलल। बताइए, क्लियर है बच्चों?
बताइए बच्चों, क्लियर? तो सटन एंड बोवेरी साहब ने क्या कहा था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, और जीन और क्रोमोसोम का मोमेंट क्या है? पैरेलल। ठीक। और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, आप आइए मेटाफेस में। कहाँ पे आइए? मेटाफेस में आइए। मेटाफेस आपको दिखाते हैं। मियोसिस के मेटाफेस में आइए। होमोलॉगस जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में है। अगर जीन पेयर में है तो क्या कहेंगे हम? अगर क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको क्या कहोगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहोगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। बाईवैलेंट टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, याद आ रहा है मियोसिस फर्स्ट में। अब मेटाफेस में इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब मेटाफेस के बाद कौन सा फेस आता है? ये अटैच है यहाँ से, ये अटैच है भाई साहब यहाँ से, ये अटैच है यहाँ से, ये अटैच है यहाँ से। क्लियर? तो याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट में एनाफेस में क्रोमोसोम का मोमेंट होता है, ना कि क्रोमैटिड का। पढ़ाया था सेल साइकिल में। यहां पे कितने क्रोमैटिड हैं? 2, 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। क्रोमोसोम कितना होगा? एक ही होगा। क्लियर? तो यहां पे क्रोमोसोम, एनाफेस में क्रोमोसोम का मोमेंट होता है। तो याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम इस तरीके से अलग हो गए। अब मियोसिस सेकेंड में क्रोमैटिड अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं बच्चों? क्रोमैटिड अलग होते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन कहाँ होता है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन पढ़ा था। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या पढ़ाया था? जब दो, अब देखो एलील का जो पेयर होता है, जो जीन्स, जब जीन, जैसे ये मान लीजिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहोगे तुम? ये जीन्स हैं, तो हम लोग कहेंगे ये एलील है। क्या है? 2 एलील है, यानी जीन क्या है? पेयर में है। अब ये क्या है बच्चों? एलील हैं। तो अगर हम लोग कहें क्रोमोसोमल इस, अब मेंडल साहब ने क्या कहा था? एलील, जो एलील होते हैं वो कंप्लीटली सिग्रीगेट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। जैसे हम अगर बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ नहीं जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ नहीं जाएगा, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ नहीं जाएगा। ये लोग दोनों में जा सकते हैं। ठीक है, और जब ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, और सिग्रीगेशन में क्या था बच्चों? कि कैरेक्टर कैपिटल टी वाले कैपिटल टी में आएंगे और स्मॉल टी वाले स्मॉल टी वाले में आएंगे। कोई भी इसका फ्रैक्शन ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत कैरेक्टर स्मॉल टी का इसमें आ जाए, इसमें थोड़ा बहुत कैरेक्टर कैपिटल टी के आ जाए। ऐसा कभी पॉसिबल? क्या? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को ही हम लोग बोलते थे बच्चों लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक, क्यों कहते थे? क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ था, हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीजें होती हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे क्या हो रहा है? ये कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस होगी तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों ने क्या सीखा? पहली चीज, क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर क्या है? पैरेलल है। वो क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं,
ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जीन और क्रोमोसोम सेम होंगे। ठीक है, एक पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं जिसको सटन एंड बोवेरी साहब ने बताया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था बच्चों? ये दिया था जो है सटन एंड बोवेरी साहब ने दिया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एलेलिक इनहेरिटेंस किसने दिया था? वो मेंडल साहब ने दिया था। ठीक है, जो जीन्स पेयर में अक्कर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। जब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बच्चों, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ये क्वेश्चन सन 2020 में आया था। 2020 का क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन मॉर्गन। कितने लोगों को याद है ये क्वेश्चन आया था? बताइए बच्चों, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलिए, एक्सपेरिमेंटल थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिनको कहा जाता है। टीएच मॉर्गन ने अपना काम किस पे किया था? याद रखना बच्चों, एमडी ड्रोसोफिला। क्या नाम था? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? फ्रूट फ्लाई। क्लियर? क्या नाम है बच्चों? फ्रूट फ्लाई है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि जेनेटिक वर्क में किसका यूज़ किया गया, जेनेटिक में सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोगों ने किया है ड्रोसोफिला का। किसका यूज़ किया है? ड्रोसोफिला का बच्चों। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए जेनेटिक्स बायोटेक में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया गया है? किस बैक्टीरिया का? बायोटेक में बच्चों सबसे ज़्यादा यूज़ ई कोलाई बैक्टीरिया का किया गया है। किसका? ई कोलाई बैक्टीरिया का। एक एल्गा होता है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा को भी जेनेटिक वर्क में यूज़ किया गया। ये क्या है? फंजाई है। ये बच्चों फंजाई है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, कौन सी फंजाई है? फाइकोमाइसिटीज है या एस्कोमाइसिटीज है बच्चों? एस्कोमाइसिटीज, जिसका नाम है न्यूरोस्पोराफाइकोमाइसिटीज का। माई नया कलर्ड पेन। क्लियर? तो हम लोगों ने बायोटेक में सबसे ज़्यादा, और जब जेनेटिक्स की बात आए तो बताना कि सबसे ज़्यादा यूज़ ड्रोसोफिला का किया गया। अब क्या बात थी, क्या जो है अच्छी बात थी ड्रोसोफिला में कि ड्रोसोफिला को लिया गया? तो याद रखिएगा बच्चों, ड्रोसोफिला को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि ये ग्रो कर जाती थी सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। ये ग्रो कर जाती थी। सिंपल सिंथेटिक मीडियम का मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में ये ग्रो कर जाती थी। पहली खास बात थी कि आर्टिफिशियल सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ये ग्रो कर गई। क्लियर? जैसे राइप बनाना, किस पे? राइप बनाना। दूसरी खास बात इसकी क्या थी कि लाइफ साइकिल जो थी बच्चों वो 2 वीक की थी।
यानी 14 वीक्स की, कितना बच्चों, 2 वीक यानी 14 डेज, याद रखना 14 डेज। तो ये एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, जैसे कि मेंडल साहब ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल साहब ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उन्होंने जो है बताया कि तीन ला दिए, लाफ डोमिनेंस, लाफ ये लाफ हो। क्यों दिया? अब देखो उनको इतना समय क्यों लगा, क्योंकि अगर प्लांट की हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो प्लांट के सीजन होता है। क्या होता है? प्लांट का एक सीजन। प्लांट पार्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं, पार्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं। तो आप ले लीजिए, मान लीजिए पाइसम सताइवम, पाइसम सताइवम, ठीक है, 3 मंथ में, 3 to 4 मंथ में ये जो है प्लांट तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये पार्टिकुलर सीजन में, अब 9 मंथ बाद ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीड को लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर सीजन आएगा। तो हम लोगों को कम से कम 1 साल, वीडियो एंड वॉइस इम्बैलेंस, मंतशा। अब बताइए बच्चों, अब क्या है, अब क्लियर है या अभी भी वैसे ही चल रही है? बताइए बच्चों, क्लियर है? वॉइस क्लियर है अब या नहीं? क्लियर है? कुलसूम जहरा, सर आज क्लास लेट क्यों लगी? लेट नहीं बेटा, हमने टाइमिंग बता दी है आप लोगों को, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्लियर? तो इसमें क्या पड़ता था, कभी कभी 7 मंथ रुकना पड़ता था, कभी कभी 8 मंथ रुकना पड़ता था। ठीक है, इस वजह से उनको बहुत समय लग गया। ठीक है, कितना उनको ज़्यादा समय लग गया था। लेकिन यहाँ पे जो है मॉर्गन साहब को, मॉर्गन को बोलते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, मॉर्गन साहब को। तो यहाँ पे इनको समय इसलिए लग रहा था, आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों उनको 7 साल लग गए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, इसकी लाइफ साइकिल भी जो है 14 डेज की है, 1 मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा इनको। 1 मंथ में क्या होगा बच्चों, 1 मंथ के अंदर इनको रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरी खास बात इनकी ये थी कि सिंगल मेटिंग यानी एक बार रिप्रोडक्शन करने पे झौआ भर प्रोजेनी प्रोड्यूस होती थी। झौआ भर यानी लार्ज अमाउंट। क्लियर? सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ progeny of fleas। क्लियर? बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है या नहीं? चौथी चीज देखिए, चौथी चीज क्या थी खास बात, यानी सिंगल मेटिंग पे एक बार आप रिप्रोडक्शन कराएंगे तो लार्ज अमाउंट, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही हैं। इस वजह से इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया। तो जो रीजन है वो सुन लीजिए। चौथा, क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्सेस। आप मेल और फीमेल को क्लियरली पहचान सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल को क्लियरली पहचान सकते हैं। तो बात समझिए, पहला क्या था, ये लोग ग्रो करते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, यानी आर्टिफिशियल मीडियम में ये लोग ग्रो करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नेचुरल मीडियम में ग्रो करते हैं, वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर? क्योंकि हम लोगों को ग्रो कराने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रॉपर हार्मोन, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर जो है
शुगर कंटेंट सब कुछ प्रॉपर रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। लाइफ साइकिल भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, 2 वीक की थी। सिंगल मेटिंग में लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेनी फ्लीस की प्रोड्यूस हो रही थी। क्लियर डिफरेंस था बिटवीन मेल और फीमेल में, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते थे सेक्सेस को। बताओ मेल बड़ा या फीमेल? मेल बड़ा या फीमेल साइज के बेसिस पे भी कर सकते थे। जो मेल होता है छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती। ठीक है, चौथा पांचवा था हेरिडिटी वेरिएशंस थे। क्या थे बच्चों? हेरिडिटरी वेरिएशन देखने को मिले। हेरिडिटरी वेरिएशन देखने को मिले। अब ये हेरिडिटरी वेरिएशंस येलो कलर बॉडी की और आई की बात करें रेड एंड वाइट, रेड एंड वेरिएशन, यस बच्चों, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो इन्होंने भी 2 कैरेक्टर लिए और डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई, जैसे मेंडल साहब ने कराई थी। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए एक चीज और बता दें, बताइए बच्चों क्लियर हुआ सब या नहीं? कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ है बताएं मुझे पहले। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, मुझे जल्दी बताएं। यस सर क्लियर है, क्लियर है। तो ये 5 चीजें टिप पे होनी चाहिए। अब यहां पे देखना, मेंडल साहब ने जब क्रॉस कराया था बच्चों, ठीक है, आप लोगों को याद होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हम लोगों को F1 जनरेशन में देखने को क्या थे, मिले थे। तो मेंडल साहब ने जब F1 जनरेशन में यही सेल्फिंग कराई तो उन्हें कहीं ना कहीं रेशियो 9:3:1 का मिला था। ये रेशियो मिला था कि नहीं? किसको? मेंडल साहब को ये रेशियो मिला था। लेकिन मॉर्गन साहब ने जब यही क्रॉस कराया तो उनको ये रेशियो नहीं मिला। 9:3:1 का रेशियो उनको नहीं मिला था। ठीक है, मेंडल साहब का रेशियो हम लोगों ने यही पढ़ा था, याद आ रहा है बच्चों की नहीं? फेनोटिपिक रेशियो बताइए बच्चों, याद आ रहा है? लेकिन मॉर्गन साहब ने जब ब्राउन और येलो, रेड एंड वाइट आइड कैरेक्टर का क्रॉस कराया, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, 2 कैरेक्टर्स लिए, तो उनको 9:3:1 का रेशियो नहीं मिला। क्लियर? तो उनको क्या मिला, ये बातें हम लोग कल पढ़ेंगे क्रॉस कराने के बाद। ठीक है, और हम लोग कल लिंकेज भी पढ़ लेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे और ये पूरा कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास हमारी जो है, कल की क्लास 10 PM। सब लोग सोना नहीं, कोई सोएगा नहीं। यस, लिंकेज भी पढ़ाएंगे आपको, रिकॉम्बिनेशंस भी पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग 10 PM पे पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? 10 PM से हम लोग शुरू करेंगे, मॉर्निंग नहीं, 10 PM नहीं, मॉर्निंग नहीं, 10 PM है, 10 AM कहाँ है बच्चों? क्लियर? चलिए ओके बाय। एक बार और बता दीजिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय मॉर्गन। ये सवाल आया। वर्क जो है पब्लिक तो हो गया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि 3 बातें थी। कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, यही नेटवर्क की सुविधाएं नहीं थी, और मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया था, और जो मेंडल साहब ने फैक्टर की बात कही थी वो लोगों को समझ में नहीं आई थी। ठीक है, मेंडल साहब का जो 1900 में डिस्कवर हुआ, 3 साइंटिस्ट थे, डिवरीज, कॉरेंस एंड टीशरमार्क। ठीक है, मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड हुआ था 1900 में। इनकी बात जो है, इन्होंने पब्लिक अपना तो रिजल्ट 1865 में अपना रिजल्ट जो है पब्लिक कर दिया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था 3 बातों से, क्योंकि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, बहुत ईजी नहीं था। इन्होंने
जो जीन की बात फैक्टर कह दी थी, ये लोगों को समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया था। बायोलॉजी वाले वैसे ही बेहोश रहते हैं, है कि नहीं? बायोलॉजी वाले वैसे ही बेहोश रहते हैं, तो इन्होंने जो है, यस बच्चों, 10 PM टू 11 PM बायोलॉजी वाले वैसे ही बेहोश हो जाते हैं मैथ देख के, तो इन्होंने मैथ का बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया था। इस वजह से जो है क्या हुआ, इनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। 1900 यानी इनके मरने के बाद बच्चों इनको दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट रहा जो है। ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे एक चैप्टर और अच्छा, उसके बाद डिसीजेज में हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, म्यूटेशंस पढ़ेंगे, पेडिग्री पढ़ लेंगे और हमारी जेनेटिक्स ख़त्म हो जाएगी। देन हम स्टार्ट करेंगे DNA RNA। ठीक है बच्चों, तो बहुत जल्द हम लोग 12th की NCERT ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, घम से कर देते हैं मंतशा बिल्कुल घम से करना है। ओके बेटा, बाय। ओके, बाय बाय बाय।